नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो हमारी प्रसार शिक्षा में टॉपिक जो है संप्रेषण में आने वाली बाधाएं व उन्हें दूर करने के उपाय। तो आपको पता है, टॉपिक सुनकर याद आ गया होगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, संप्रेषण की बाधाओं से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और आप सब कैसे हैं ये ज़रूर बताते रहिए और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 1 है, सफल संप्रेषण डैश है। मतलब क्या जीवन रेखा है, बी है कूट है, सी है कोड है, डी है उपर्युक्त सभी। तो सफल संप्रेषण की अगर बात की जाए ये क्या है, जीवन रेखा है, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, बात एक और भी यहाँ पर बन जाती है कि जो संप्रेषण है इसमें किस चीज़ का होना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम इसमें भाषा का होना जो है सर्वोपरि है। ठीक है, भाषा होना अनिवार्य है। अब वो भाषा कैसी हो सकती है, वो भाषा कैसी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है। ठीक है, शाब्दिक भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शब्दों से ही बात करते हैं हम लोग, आँखों आँखों में भी बात होती है। किस तरीके की भाषा है, अशाब्दिक है, आँखों से होना, हाथों की उंगलियों से इशारे करना। ठीक है, कभी कभी हम लोग मतलब किसी को बुलाते तो कहते श, तो ये भी एक भाषा है। ठीक है, वो आप इशारा कर रहे हो, सामने वाला तो समझ रहा है ना, तो वो भी एक तरीके की भाषा है। तो संप्रेषण के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। वो भाषा शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज़ क्या है, भाषा के अर्थ को समझना। ठीक है, भाषा के अर्थ को समझना यहाँ पर ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ कहना चाह रहे हो, सामने वाले ने कुछ समझा। ठीक है, समझने के लिए अगर मैं अपने शब्दों में बताऊँ, कोई लड़का है, आप लड़की हो, आप तो किसी कोई समस्या की वजह से उसे कह रही हो, शीशी करके बुला रही हो। ठीक है, मतलब जीभ से आप आवाज़ नहीं निकालते हैं इशारे में कि मतलब मेरी कोई बात सुन ले, लेकिन हो सकता है वो लड़का कुछ और समझ ले। ठीक है, समझने के लिए आपको ऐसे ही संप्रेषण में होता है, आप चीज़ें क्यों बता रहे हो लोगों को, वो उसी व्यू में समझें, तब तो आपका संप्रेषण सफल है। लेकिन अगर उन्होंने आपके अर्थ को गलत तरीके से समझा, ठीक है, तो कह सकते हैं संप्रेषण का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब किताबों में लिखा हुआ है, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भाषा क्या है, तो एक कोड है। ठीक है, भाषा अगर आपसे पूछे, एक प्रश्न बनता है भाषा क्या है, तो भाषा एक कोड है। भाई कोड क्या होता है, जो हमारे कोड को समझ ले। जैसे मेरी भाषा हिंदी है और दूसरे की भाषा हिंदी है, तो जो हिंदी क्या हमारा कोड हो गया और दूसरे को भी वो कोड समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं पर एक विदेशी है, अगर उसे हिंदी नहीं आती है तो उसे सिर्फ अपनी भाषा का कोड समझ आएगा, मतलब अपनी भाषा समझ आएगी, हमारी नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो ये कोड है एक तरीके का। मतलब कोड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कोड को क्या होता है, मतलब जिन्हें वो कोड आता होगा वही समझेंगे। हमें आता है कोड, आपको आता है, तभी आप मेरी क्लास देख रहे हो। ठीक है, तो भाषा एक कोड है। ओके, बढ़े हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक संप्रेषण द्वारा प्रेषित सूचना सामान्यतः संप्रेषित हो जाती है, परंतु संप्रेषक को वेदना उस समय होती है जब उसे सही, अब आपको आंसर देना है, क्या नहीं मिलता, फीडबैक नहीं मिलता, प्रतिपुष्टि नहीं मिलता, प्रत्युत्तर नहीं मिलता, या डी है निम्न में से सभी। देखो, प्रत्येक संप्रेषण, अब मैंने कुछ भी बोला तो ऐसा तो नहीं है भगवान की दुआ से सबके कान ठीक है, मैंने जो भी बोला आपने सुना, और लोगों ने जैसे जहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है या भाषण चल रहा है या स्पीच चल रहा है, ये सब क्या है, कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। तो वो आपने बोला तो पहुँच तो सबके पास गया, सबने सुन लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो जिसने भी मेरी क्लास को टच किया, मतलब देखा, उसने सबने सुना क्या बोला। ठीक है, लेकिन समस्या कब आती है, हमें वेदना कब होती है, जब क्या होता है, समझने के लिए। आप ये मत समझिएगा मैम अपनी क्लास का रोने लगी, आप ऐसे संप्रेषण को समझ सकते हो। अब आपने मेरी क्लास को भी देखा, सुना, मुझे व्यूज़ तो बहुत दिखे कि अरे बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास देखी, लेकिन मुझे वेदना कब हुई, जब देखा कि 0 सब्सक्राइबर, 0 लाइक, ठीक है, 0 कमेंट। ठीक है, तो क्या कमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला,
कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिली, आप लोगों का कोई प्रत्युत्तर ही नहीं मिला, मतलब इनमें से ना लाइक मिला, ना सब्सक्राइब मिला, ना कमेंट मिला। इसका मतलब ये है कि या तो हमारी क्लास समझ नहीं आई आपको, या फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो यही सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में भी सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में सेम चीज़ें यही होती हैं कि अगर सही उत्तर आप नहीं दे रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो, प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, तो जो संप्रेषण करता है उसे कष्ट होता है कि पता नहीं मेरी बात लोगों को समझ नहीं आई, या मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो भाषण है, मेरी जो स्पीच है, मेरा जो कंटेंट उसने तैयार किया उसमें या तो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या आपके हिसाब से वो सही नहीं है, मेरी कुछ कमी रह गई है इसे बनाने में। ये सारी चीज़ें किसे फील होती हैं? संप्रेषणकर्ता को फील होती है, जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है उसे फील होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रेषण में होने वाले रुकावट व अवरोध पैदा करते हैं। ए है अपूर्ण व गलत संप्रेषण, बी है कुसंप्रेषण व कुरचित संप्रेषण, सी है गलत व संप्रेषणहीनता, डी है निम्न में से सभी। जो संप्रेषण में रुकावट या अवरोध होते हैं, ठीक है, अब वो चाहे आपकी रुचि का अवरोध हो, चाहे भाषागत अवरोध हो, चाहे कोई भी अवरोध हो सकता है, चाहे टेक्निकल इशू हो कोई, ठीक है। तो जब आपने कोई चीज़ कम्युनिकेट की और बीच में अवरोध आ रहा है, कोई रुकावट आ रहा है, अवरोध आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? मान लो माइक ख़राब है, आप बोल रहे हो, कभी आवाज़ कट जा रही है, कभी आवाज़ पूरी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपूर्ण हो रही है बात। आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, वो सेंटेंस बीच में कट जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, नेटवर्क इशू होता है ना, आप बात कर रहे हो, आधी बात तो सुनाई देती है, आधी बात समझ ही नहीं आती है, तो हो गया ना, पूरा सेंटेंस दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो बात अपूर्ण हो जाएगी, या कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा बार बार डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। कुसंप्रेषण, अच्छा इंग्लिश में बता देती हूँ, हिंदी में ये थोड़े शब्द मतलब गलत हैं, मतलब गलत क्या, हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये शब्द। जैसे इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो सकता है, कू का मतलब हो गया मेल कम्युनिकेशन, ठीक है, हो सकता है। इनकरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, मिसकंस्ट्रक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब शब्द बीच बीच में मिस हो गए, ठीक है, या मिस कम्युनिकेशन हो गया, मतलब संप्रेषणहीनता हो गई, ठीक है। तो ये सारी ही समस्याएं हो जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 4 है, संप्रेषण की प्रमुख बाधाएँ निम्न में से कौन सी हैं? ए है भाषागत व संगठनात्मक बाधाएं, बी है भौतिक बाधाएं, सी है व्यक्तिगत बाधाएं, डी है निम्न में से सभी। तो संप्रेषण की बाधाएं आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो संप्रेषण की बाधाएं होती हैं, तो वो देखो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। एक ऐसे करेक्ट है, एक तो भाषागत समस्याएं भी होती हैं, बाधाएं होती हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं सीमेंटिक वेरियस, ठीक है, सीमेंटिक वेरियस भी होते हैं, संगठनात्मक बाधाएं भी होती हैं, भौतिक बाधाएं भी होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत बाधाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ओके, जो संगठनात्मक बाधाएं होती हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। भौतिक बाधाएं को आप जानते हो फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत तो आप जानते हो, जो पर्सनली इशू हो जाते हैं, ठीक है, पर्सनली इशू हो जाते हैं, जिसे पर्सनल बैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रेषण के लिए अनिवार्य है। ए है भाषा, बी है अर्थ, सी है केवल बी, और डी है ए व बी दोनों जरूरी हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। संप्रेषण के लिए भाषा तो अनिवार्य है, और भाषा कैसी होती है? अभी हमने जस्ट आपको बताया, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होती है, लेकिन उसका अर्थ होना जरूरी है, नहीं तो अर्थगत समस्याएं होंगी। अर्थगत भिन्नता के कारण जो सही बात है वो किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो भाषा दोष जो होते हैं, भाषागत जो बाधाएं होती हैं, वो आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कौन कौन सी होती हैं। अस्पष्ट भाषाएं, या फिर क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में बात कर लेते हैं। ओके,
क्वेश्चन 6 है, संप्रेषण में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? संप्रेषण में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? शाब्दिक भाषा का, अशाब्दिक का, सी है ए भाभी दोनों और डी है केवल ए। तो मैंने ये तो समझा दिया था और ये क्वेश्चन भी डाल दिया है, ध्यान नहीं रहा, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से संगठनात्मक बाधाएं हैं? क्या शोर व सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक संगठन? तो फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, समय एवं दूरी व प्रिय सूचनाएं, सी है संगठन की नीतियां व रखरखाव, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा? डी होगा, डी निम्न में से सभी। क्यों होगा डी? क्योंकि जो संगठनात्मक समस्याएं होती हैं या बाधाएं होती हैं संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में, तो एक तो शोर होता है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है भाषागत बाधाएं कौन सी हैं, व्यक्तिगत बाधाएं कौन सी हैं, भौतिक बाधाएं कौन सी हैं और संगठनात्मक बाधाएं कौन सी हैं। तो 4 बाधाएं तो आपको पता चल गई कि 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। कौन कौन से फिर से सुन लो। भाषागत जो बैरियर होता है, भाषागत बाधा, दूसरा संगठनात्मक बाधा, तीसरा भौतिक बाधा और चौथा कौन सा है? व्यक्तिगत बाधा। तो जो संगठनात्मक बाधाएं हैं उनमें एक तो शोर आता है, ठीक है, दूसरा आता है सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक संगठन की समस्याएं होती हैं कुछ, तीसरा आता है समय एवं दूरी, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मैसेज है, समय और दूरी की वजह से आप नहीं पहुंचा पा रहे हो। चौथा क्या हो जाता है? अप्रिय सूचनाएं। अप्रिय सूचनाएं ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसे जो कम्युनिकेटर होता है वो छुपाना चाहता है या गुमराह करना चाहता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जिन्हें जो संचार करता है, प्रचार करता है या फिर कम्युनिकेटर जो है छुपाना या गुमराह करना चाहता है, तो वो अप्रिय सूचनाएं, मतलब जो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद सोसाइटी पसंद नहीं करेगी, ठीक है, या हमें सही फीडबैक इसमें नहीं मिलेगा, या हो सकता है इससे कोई और समस्या पैदा हो जाए, तो हम ऐसी सूचनाएं छुपाते हैं। जैसे कि सही शब्दों में मैं आपको बताऊं समझाने के लिए, जैसे कि आज के समय में भी बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, सजग हो गए हैं, तब भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जरा से पैसों के लिए भी गलत चीज़ें फैला देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सच में घटना हुई हो तब भी वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा में कई बार ऐसे भी केस होते हैं जहाँ सच में लड़की की प्रताड़ना हो रही होती है, लेकिन वो समाज के डर से, सोसाइटी के डर से, अपने परिवार के डर से केस नहीं फायर करती है, ठीक है। ऐसे ही रेप केसेस हो जाते हैं, उनमें भी क्या होता है कि सही सूचना वो शर्म की वजह से, डर की वजह से, समाज में इज्जत की वजह से, बेइज्जती की वजह से सही सूचना नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं आती हैं। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन को देखो, कम्युनिकेशन क्या है? कोई बात कहना और उस बात को समझाना। तो वो कहना और समझाना तो हर क्षेत्र में लागू होगा ना। अब कहाँ की बात हो रही है, मतलब जिस क्षेत्र की बात होगी वहाँ उसी तरीके की बात करनी होगी। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। तो ऐसी सूचनाओं में गुमराह किया जाता है, ठीक है। और सी ऑप्शन है यहाँ पर संगठन की नीतियाँ व रखरखाव भी। मान लो कोई कागज़ वगैरह उन्हें सही से रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे, आगे वो काम में नहीं आ सकते, ठीक है। कई बार संगठन की नीतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है? संप्रेषण में विलम्ब होता है। तो ये भी चीज़ें जो होती हैं संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो डी ऑप्शन है निम्न में से सभी। खास तौर से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, इन पॉइंट से ही प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक संगठनात्मक बाधा है? ए है एक साथ कई पर्याप्त माध्यमों का उपयोग, बी है रुचि का अभाव, सी है संप्रेषण की तकनीकी बाधा, डी है विभिन्न मान्यताएं। अभी हमने जस्ट आपको संगठन की चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन उसमें एक नहीं डाला था, जो कि 1-2 रह गए थे, ठीक है। तो इसमें से एक बताना है संगठनात्मक बाधा है और सब अलग अलग हैं। तो संगठनात्मक बाधा इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? एक साथ कई माध्यमों का अपर्याप्त उपयोग। माध्यम तो आपने कई यूज़ कर लिए, लेकिन ढंग से किसी का उपयोग नहीं किया। भाई रेडियो चैनल वाले से भी कह दिया मेरा ये मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब ऐड दिखाना है, टीवी वालों को भी दे दिया, लेकिन सही से आपने ना तो पेमेंट दिया समझने के लिए, ठीक है। अब पेमेंट ना देने से सही से क्या होगा? हर चैनल पे आपकी ऐड तो चलेगी, लेकिन इस तरीके से चलेगी, मतलब स्पष्ट कहीं नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भले एक माध्यम का, मतलब एक साथ सारे माध्यमों का उपयोग या तो तब करो या तो पूरी तैयारी हो अच्छे से, नहीं तो आप एक साथ कई माध्यम उपयोग ना करें, एक माध्यम का उपयोग करें और उस पर बेस्ट काम करें, ठीक है। तो इसलिए एक साथ कई अपर्याप्त माध्यम अगर उपयोग किए जाते हैं
हैं तो भी संगठनात्मक बाधा आती है। ठीक है, ओके। बकाया रुचि का अभाव किसमें आएगा? ये भौतिक बाधा है। संप्रेषण की तकनीकी शब्द मतलब भौतिक बाधा की बात हो रही है। और जो विभिन्न मान्यताएं हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? विभिन्न मान्यताएं जो हैं आपकी ये भाषागत मतलब उसमें आ जाती हैं। ठीक है, भाषागत बैरियर्स में आ जाती है। ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा, विभिन्न मान्यताएं वाला जो बैरियर है ये किस में आता है? ये आता है भाषागत दोष में। ठीक है, भाषागत बाधा में आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेलीविज़न संचार के संबंध में 1966 में किसने स्पष्ट किया कि शोर के कारण संप्रेषित किया जाने वाले प्रतीकों या संदेशों में रुकावट आती है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। टेलीविज़न संचार के संबंध में 1966 में ये किसने स्पष्ट किया कि शोर के कारण संप्रेषित किया जाने वाले प्रतीकों या संदेशों में रुकावट आती है? तो क्या लीगन्स ने कहा, दहामा ने कहा, चेरी ने कहा, एस्मिंगर ने कहा? अब हम इसकी तो बात कर ही रहे, इसके साथ साथ एक जो सबसे पहले शोर के विषय में किसी ने अध्ययन किया वो कौन थे उनकी बात हम कर लेते हैं। तो वो थे सेनन एवं बीवर। ठीक है, सेनन एवं बीवर का नाम आपने सुना है, एंड बीवर। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम किसके विषय में बताया? इन्होंने शोर का अध्ययन किया और उसमें इन्होंने बताया कि जो संप्रेषण का जो माध्यम क्या है? टेलीफोन के ऊपर किया इन्होंने। आप जानते हो जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं, टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तो क्या है, अगर लाइन कट रही है या बीच में शोर हो रहा है तो आपको सही बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, या फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो संप्रेषण के शोर के जो प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन टेलीफोन के ऊपर किया वो किसने किया? सेनन एवं बीवर ने किया। ठीक है, सेनन एवं बीवर ने किया, तो इतना याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं टेलीविज़न में शोर का अध्ययन किसने किया? तो वो क्या? सी ऑप्शन, चेरी ने। अब देखो, संचार में दिया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और बाधाओं में जब हम प्रश्न बना रहे तो हमें उसी में ये चीज़ें मिली, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है ये चीज़ आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, संप्रेषण में जो बाधाएं होती हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप शब्दों की ही बाधाएं हों, या जो शोर है वो शोर सिर्फ कुछ लोग बातें कर रहे हो सिर्फ वो ही हो। कई बार जैसे क्या होता है, आपको ये ऐड देख रहे हो, विज्ञापन, तो जो चीज़ विज्ञापन मतलब मेनली विज्ञापन जिस चीज़ का होता है वो उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही हैं हमारा दिमाग उधर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं? शोर का पैदा मतलब एक तरीके का शोर ही मानी जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं बाधा होती है एक तरीके की, कि जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो जिसका ऐड है हम वो नहीं देख रहे हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं पीछे। ठीक है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संप्रेषण में वह बाधा जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य अर्थगत भिन्नता होती है। ए है भौतिक बाधा, बी है भाषागत, सी है व्यक्तिगत, डी है संगठनात्मक। तो भाई संप्रेषण में कौन सी बाधा दिखा रहे हैं? अर्थगत भिन्नता बता रहे हैं, तो फिर तो भाषागत होगी। भाई भाषा में ही अर्थ छुपे होते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन, भाषा में शब्द में अर्थ, ठीक है, होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक खराबी के कारण ईमेल का समय पर ना पहुंचना बाधा किस तरीके की है? क्या ये भौतिक बाधा है, ठीक है, या फिर संगठनात्मक बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है, या निम्न में से कोई नहीं? अब इस समय आपसे ये पूछा जा रहा है, मतलब सीधे सीधे आपको क्या दिया है, एक वो पॉइंट दिया है जिसके अंतर्गत ये आता है ईमेल का समय पर ना पहुंचना। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से पूछे तब तो संगठनात्मक बाधा आंसर होगा, लेकिन अगर आपसे संगठनात्मक बाधा के सब पॉइंट के अंदर पूछे किस में आएगा, तो ये आएगा किसमें? समय एवं दूरी में। अभी हमने आपको सब पॉइंट बताए थे ना संगठनात्मक बाधा के, तो उसमें जो समय व दूरी है ना, इसमें क्या होता है, अगर मान लो समय और दूरी की समस्या नहीं होती तो अगर खराबी थी, कैसी यांत्रिक खराबी है, क्या ईमेल भेजा और वो ईमेल नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर पास में होते तो आप खुद जाकर वो चीज़ सूचना लिख के किसी पेपर पे दे सकते थे कि देखो ये चीज़ है, लेकिन क्योंकि दूरी इतनी है कि हर जगह पहुंचा नहीं जा सकता है, समय भी इतना नहीं है कि हर जगह आप पहुंच जाओ, धन भी चाहिए होता है हर जगह पहुंचने के लिए, दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचने के लिए धन भी चाहिए, किराया भाड़ा चाहिए, ठीक है, गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल उसकी सर्विसिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समय व दूरी के अंतर्गत आएगा। संगठनात्मक बाधा के समय एवं दूरी के अंतर्गत आएगा ईमेल का समय पर ना पहुँचना, ठीक है। ओके, संगठनात्मक बाधा का सब पॉइंट ये है, और इसके अंतर्गत का जो सब मतलब जो सेंटेंस कह लो या फिर अर्थ कह लो या फिर इसके अंतर का जो मैटर है वो ये है, ठीक है, समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, बोलना एवं आवाज़ का दोषपूर्ण होना बाधा है, शाब्दिक, व्यक्तिगत, अपरिपक्व बाधा, या निम्न में से सभी? बताइए। देखो, बोलना
एवं आवाज़ का दोषपूर्ण होना, तो ये बाधा कौन सी है? ये व्यक्तिगत बाधा है। ठीक है, व्यक्तिगत बाधाएं जो होती हैं कई तरीके की होती हैं। एक तो पहला है, आपको लिखा दिख रहा है, बोलना एवं आवाज़ का दोषपूर्ण होना। दूसरा होता है तनावपूर्ण प्रतिक्रिया। ठीक है, किसी तनाव स्ट्रेस में देना, लेक्चर या भाषण या संप्रेषण करना। यह शारीरिक रूप, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी तरीके से फिजिकल किसी कंडीशन में ख़राब है, हो सकता है मतलब लकवा वगैरह हो, उसको पैरालाइज वगैरह की कंडीशन हो, या कोई शारीरिक बीमारी दोष हो, ठीक है, जिसके वजह से शारीरिक क्रिया की अभिव्यक्ति उसमें बाधा डालती हो, मतलब वो शारीरिक तौर पर कोई मूवमेंट नहीं कर पाता हो। ठीक है, और इससे भी क्या होता है, सुनने वाले का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब हम सही होते हैं तो हम बोलते तो हैं, साथ ही साथ हम अपने फेस से एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो आपको दिख नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली एक टीचर की तरह उठने लगते हैं कि हाँ मैं ये बात बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या है ये क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारे हाथ भी एक्सप्रेशन देते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी के अंदर ये समस्या है, शारीरिक दोष है, ठीक है, वो भी पैरालाइज जैसी समस्या है, तो वो तो अंग हिलेगा ही नहीं, तो ये व्यक्तिगत बाधा आती है। तनावपूर्ण में क्या आता है? तनावपूर्ण बाधा कौन सी होती है? तनावपूर्ण जो व्यक्तिगत बाधा होती है उसमें क्या होता है? स्टेज का डर। ठीक है, स्टेज पे जाने का डर हो सकता है। हीनता का बोध, मतलब कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, या मेरी कोई कमी है उसको लेकर मतलब डर है, तो ये सब बोलने पर प्रभाव डालेगा। और क्या होता है यहाँ पर? हमने कौन कौन से बता दिया? बोलने एवं आवाज़ का दोष बता दिया, तनावपूर्ण प्रतिक्रिया बता दी, शारीरिक रूप बता दिया, कौशल का अभाव। ठीक है, कौशल का अभाव भी व्यक्तिगत बाधा है। ठीक है, पर्सनल बैरियर है। तो व्यक्तिगत बाधा में एक आता है कौशल का अभाव, जैसे पृष्ठभूमि के उपयोग या स्टेज की तकनीकी है तो कौशल का अभाव। मान लो स्टेज पर जो भी तकनीक यूज़ करनी है वो कौशल आपके अंदर नहीं है, कि भाई माइक में कोई समस्या हो गई या कुछ और चीज़ें, जो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भी समस्या होती है। 5 नंबर का होगा वातावरण। ठीक है, वातावरण जो है, माहौल सही नहीं है तब भी आपको डिस्टर्बेंस होगा, आप स्टेज पर जाकर समस्या का मतलब मन नहीं होगा आपका स्टेज पर जाने का। जैसे कि भौतिक सुविधाओं का अभाव हो वहाँ पर, जो आपकी आदत हो वो बड़े बड़े स्टेज पर जाकर शो करने की, और कहीं आप ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ पर भौतिक असुविधाएँ हों। ठीक है, मित्रतापूर्ण वातावरण ना हो, जो लोग हैं वो आपको जानते भी ना हो सही से, आपकी तरफ उनका ध्यान ही ना हो। ठीक है, और आदरपूर्ण वातावरण ना हो, मतलब सब अपने में मस्त है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि स्टेज पर खड़ा कौन है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, तब भी हमारा जो होता है ना, मन नहीं करता है कि यहाँ पर हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन करें। ठीक है, तो 6 पॉइंट इसमें क्या है, मैं सारे समझा दे रही हूँ क्योंकि व्यक्तिगत बाधा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रेषक का असंगठित प्रयत्न, जैसे जो संप्रेषण करता है, ठीक है, उसका मतलब कोई अच्छा, मतलब अपने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सही तरीके से वो करना ही नहीं चाह रहा है। ओके, और सही शब्दों व प्रतीकों का चयन ना करना, जैसे जैसा भी विषय वस्तु लिया है उससे संबंधित सही प्रतीक नहीं लिए, शब्द सही नहीं है, जिससे क्या प्रभाव ही नहीं पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो ये सब क्या है? व्यक्तिगत बाधा है। तो ये तो कमी उसकी है ना कि उसने सही से चीज़ों को लिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत बाधा नहीं है? ए है तनावपूर्ण प्रतिक्रिया, बी है शारीरिक रूप, सी है अपरिपक्व मूल्यांकन, डी है कौशल का अभाव। इनमें से व्यक्तिगत बाधा कौन सी नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया, तनावपूर्ण प्रतिक्रिया भी व्यक्तिगत है, कौशल का अभाव भी व्यक्तिगत है, और शारीरिक रूप भी व्यक्तिगत है। अपरिपक्व मूल्यांकन, अपरिपक्व जो मूल्यांकन है वो कैसा है? ये भौतिक बाधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, भौतिक बाधा के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत बाधा हम आपको सारे बता चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी प्रसार कार्य में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है संप्रेषण माध्यम का चुनाव, संगठनात्मक ढांचा, संकेत की विविधता, निम्न में से कोई नहीं। किसी भी प्रसार कार्य में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनमें से क्या आवश्यक हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, देखो संप्रेषण माध्यम का चुनाव वगैरह भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण है संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, अगर आपका संगठन अच्छा है, ठीक है, आप बात कहाँ कर रहे हो? निर्धारित लक्ष्य है, प्रसार कार्य में पूर्व निर्धारित लक्ष्य मतलब पहले से ही निर्धारित है, तो फिर तो आपने संप्रेषण माध्यम का चुनाव भी कर लिया होगा। लेकिन अगर आपका ढांचा गड़बड़ है, आपका संगठन सही नहीं है, तो आपकी क्रिया बिगड़ जाएगी, या मैनेजमेंट में भी बढ़ते हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? शोर, भाषा, आय समूह या बोरियत? तो आप जानते हो भाई, शोर भी बाधा है, भाषा भी बाधा है, आय समूह, ठीक है, और बोरियत आपका मन ही नहीं है तो भी वो भी बाधा है। लेकिन आय, इनकम का संचार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, संचारक की मुख्य विशेषता है विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार, रुचि, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आएगा। जो संचारक है या संचार करता है या कम्युनिकेटर है, उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, उसका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ? 15 सितंबर 1922, 25 सितंबर 1922, सी है 15 सितंबर 1959, डी है 25 सितंबर 1956। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 सितंबर 1959 को जो है भारतवर्ष में दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, संचार में अग्रणी नेता इस नाम से भी जाना जाता है। ए है मुख्य संचारक, बी है सार्वभौम नेता, सी है प्रतिनिधि, डी है ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों सही होंगे। यहाँ पर संचार में जो अग्रणी नेता होता है उसे मुख्य संचारक और सार्वभौम नेता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप या ये सभी? तो ये सभी संप्रेषण के माध्यम है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है उन्हें कार्य करने हेतु कहना, बी है विचारों का आदान प्रदान, सी है उन्हें निर्देश देना, डी है उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। तो यहाँ पर सही होगा उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। अब वो मुक्त कैसे होंगे? जब आप उन्हें कुछ बोलने का मौका देंगे, उनके मन में कोई विचार है, ठीक है, और आप उन्हें बोल नहीं दे रहे हो, तो वो विचार से मुक्त कैसे होंगे? तो उनको अगर उनके विचारों से मुक्त करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उन्हें कहना चाहिए, मतलब उन्हें अपनी राय रखने का मौका देना चाहिए, ठीक है, उन्हें अपनी राय रखने का मौका देना चाहिए। तो जब राय रख देंगे वो अपनी, तो मुक्त हो जाएंगे अपने विचारों से। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। ए है पारस्परिक संचार, बी है आत्म संचार, सी है जनता संचार, डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर होगा ये पारस्परिक संचार, ठीक है। आत्मिक संचार आप जानते हो, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आत्मिक संचार है, ओके, अपनी मर्जी से कुछ लिख रहे हो। पारस्परिक संचार है दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा के मध्य कोई बात हो रही, तो ये पारस्परिक संचार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूक संचार का उदाहरण है। ए है टेलीविजन, बी है पत्र, सी है टेलीफोन, डी है रेडियो, ठीक है। तो मूक संचार का उदाहरण क्या है? यहाँ पर मूक संचार पत्र होगा, क्योंकि उसे हम आराम शांति से पढ़ते हैं। जो चीज़ आप शांति से पढ़ सकते हो उसे मूक संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, डी है उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का जो पूर्व कथन रूप है वो बलबलाना भी है, हाव भाव भी हम देते हैं, और भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ भी इसमें आती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समाचार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है यथार्थता, सटीकता, विश्वसनीयता, निम्न में से सभी। तो जो भी संचार है या समाचार है आप कर रहे हो, उनमें सटीकता होनी चाहिए, यथार्थता होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ए है उद्देश्यों व मान्यताओं को स्पष्ट कर सरल भाषा का उपयोग, बी है प्रतिपुष्टि का उपयोग व ग्रहणशीलता में वृद्धि, सी है प्रभावशाली व्यक्तित्व व भावनाओं पर नियंत्रण, डी है उपयुक्त सभी। तो आप जब भी संप्रेषण की बाधाओं को दूर करना चाहेंगे तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उद्देश्य व मान्यताओं को स्पष्ट करेंगे, भाषा सरल उपयोग करेंगे, प्रतिपुष्टि का उपयोग करेंगे, ठीक है, सामने वाले से आप चाहेंगे कि वो प्रतिपुष्टि आपको दे, चाहे वो लिखित में दे, चाहे वो मौखिक में दे, या शाब्दिक या सांकेतिक कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए अभिव्यक्ति जो होती है या जो आपका फीडबैक होता है कैसा होता है, तो वो हर तरीके का हो सकता है, मतलब लिखित भी हो सकता है, ओके, मौखिक भी हो सकता है, ओके, शाब्दिक भी हो सकता है, और सांकेतिक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये चाहो कि ये लोग हमें फीडबैक दें, और फीडबैक देने के लिए आपका जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, वो प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। और जब प्रभावशाली होगा तो ग्रहणशीलता में वृद्धि होगी, मतलब सुनने वाला अट्रैक्ट होकर आपकी बात सुनेगा। सी है प्रभावशाली व्यक्तित्व अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और शोर वगैरह दूर करने का उपाय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कर देते हो तो संप्रेषण में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन 25 है, संप्रेषण में आने वाली भौतिक बाधाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। भौतिक बाधाओं में क्या शामिल नहीं है? संप्रेषण का विरोध, संप्रेषण में असफलता, सी है संप्रेषक का असंगठित प्रयत्न, डी है निजी स्वार्थ व अनावश्यक मिश्रण। तो आपको मैंने सारे बताए थे, अभी व्यक्तिगत भी बताए थे वेरियस, तो आपको याद होगा मैंने उसमें क्या बताया था, संप्रेषक का
व्यक्तिगत, आपने ध्यान से अगर सुना होगा, संप्रेषक का असंगठित प्रयत्न जो है ये व्यक्तिगत बाधा है, पर्सनल बैरियर है। बकाये संप्रेषण का विरोध, संप्रेषण की असफलता, निजी स्वार्थ व अनावश्यक मिश्रण। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपरिपक्व मूल्यांकन लिख लीजिएगा, भौतिक बाधाओं में अपरिपक्व मूल्यांकन हो जाएगा। और क्या होगा, संकीर्णता भी इसी के अंतर्गत आएगा। भौतिक में संकीर्णता, सोच छोटी, मतलब आपकी सोच तो अच्छी है लेकिन आपके साथ वाला क्या है, उसकी जो सोच है काफ़ी संकीर्ण है, तो अभी कहीं ना कहीं वो अपनी संकीर्ण सोच की वजह से आपकी बात को नहीं समझेगा। ठीक है, तो अपरिपक्व मूल्यांकन, संकीर्णता, ये भी भौतिक बाधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, निजी स्वार्थ व अनावश्यक मिश्रण भी भौतिक बाधा में आता है। संप्रेषण में असफलता, बी ऑप्शन है, ये भी कहीं ना कहीं भौतिक बाधा है। रुचि का अभाव भी भौतिक बाधा है। ठीक है, और संप्रेषण की तकनीकी बाधा भी भौतिक बाधा है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक चीज़ और कर लेते हैं, रुचि का अभाव। ठीक है, संप्रेषण में जो रुचि का अभाव होता है ये क्या है, तो लंबी लंबी रिपोर्ट जब बनानी हो, कोई सर्कुलर पत्र बनाना हो, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड है, तो कभी कभी व्यक्ति को ये पढ़ने पड़ते हैं, और कभी कभी क्या, ये तो पढ़ने के लिए होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, पढ़ने के चक्कर में उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ना लेने का मतलब क्या हो गया, नीरस है, उबाऊ चीज़ है, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, रुचि जब नहीं होगी तब भी आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है रुचि, मतलब भौतिक बाधाओं में रुचि का अभाव होना। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अपना कर दीजिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।